गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? रेस्पॉन्स कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सल्फर का एलोट्रॉप्स या एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर भी बोल सकते हैं ना, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सल्फर। हिंदी में क्या कहते हैं एक बार थोड़ा सा देख लोगे। ये है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सल्फर, सल्फर का अलग अलग, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे हम लोग कार्बन का अलग अलग फॉर्म पढ़े थे। कार्बन का होता है ग्राफाइट, फिर होता है डायमंड। तो ग्राफाइट, डायमंड, ये सब क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का ये एलोट्रॉप है, यानी कार्बन का अलग अलग रूप है। इसी तरह सल्फर का अलग अलग कुछ रूप होते हैं, यानी सल्फर जो एग्जिस्ट करते हैं वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। सल्फर कैसे, जैसे हम लोग देखे ना, कार्बन का एग्जिस्ट करता है कभी ग्राफाइट के रूप में, कभी डायमंड के रूप में। इसी तरह सल्फर भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एलोट्रॉप्स, है ना। तो क्या क्या होता है एक्चुअली, है ना, हम लोग उसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। वो हम लोग अगर मेनली देखे, हम थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू से बता रहे हैं। देखो, एक तो पहले होता है उसका फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं रोहम्बिक। रोहम्बिक बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर बोलते हैं इसको। एक रोम्बिक सल्फर हुआ, है ना। और होता है इसी को, और एक नाम है इसका, और एक नाम है रोम्बिक सल्फर को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं, इसको ऑर्थो भी बोलते हैं। अच्छा, इसको ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं ना, रोम्बिक को ऑर्थो भी बोलते हैं। तो अगर ऑर्थो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है। इसमें अगर ऑर्थो लगा दोगे तो भी चलेगा। ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सल्फर दोनों है। और इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, एक और नाम है जिसको बोलते हैं अल्फा। इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म बोलते हैं, अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल होता है। आ रही बात समझ में? ये क्या है? एक तो सल्फर का एक फॉर्म जो है रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, उसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं। इसी को ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक दोनों, ये फास्ट पहला फॉर्म है सल्फर का। सल्फर का फर्स्ट फॉर्म दैट इज मोर स्टेबल, स्टेबल फॉर्म होते हैं। एक दूसरा फॉर्म होता है सल्फर का, ठीक है, वो तुम्हारा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ऑर्थोरोम्बिक रोम्बिक है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्लिनिक। क्या बोलते हैं? मोनोक्लिनिक, है ना, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक हुआ। अब मोनोक्लिनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोक्लिनिक का और एक नाम है दैट इज कॉल्ड बीटा, बीटा सल्फर। और इसी का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज, इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसका नाम होता है, जिससे इसका ऑक्टाहेड्रल है, उसका आता है प्रिज्मेट्रिक। प्रिज्मेटिक होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। मोनोक्लिनिक दैट इज कॉल्ड बीटा सल्फर, उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज प्रिज्मेटिक, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल। और एक सल्फर होता है दैट इज प्लास्टिक सल्फर। ये है प्लास्टिक सल्फर। यानी तीन तरह का सल्फर मुझे देखने को मिला, एक रोहम्बिक, एक मोनोक्लिनिक, एक प्लास्टिक। जो मोनोक्लिनिक है वो बीटा है। याद कैसे रखेंगे? देखो, याद रखने का ये टेक्निक देखो, एम एम पी बी कर लो, एम पी बी, यानी जो मोनोक्लिनिक वो प्रिज्मेटिक, और वही होगा बीटा सल्फर। एमपीबी, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड। जो हम लोग जैसे झारखंड बोर्ड होते हैं,
इस तरह से एमपी बोर्ड बोलते हैं, एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड। तो एक याद रख लेंगे, जो एम हुआ वो मोनोक्लिनिक, वो होगा प्रिज्मेटिक, और वही होगा तुम्हारा क्या, बीटा सल्फर, है ना, बी फॉर बीटा सल्फर। तो एक याद रखेंगे इसे, है ना। तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद आएगा रोहम्बिक, अल्फा और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। अब यहां पर कुछ बात है प्लास्टिक सल्फर के, लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब ये दोनों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात है, ये जो होते हैं, ये सल्फर जो होते हैं, दैट इज मोर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं, है ना, इट इज स्टेबल। कब स्टेबल होगा, एट लो टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर कर दो, रूम टेम्परेचर में ये स्टेबल होते हैं, है ना। अब इस पॉइंट को याद रखोगे, इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर स्टेबल है, मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर किसको बोलते हैं? हिंदी के साथ बताइए, हिंदी के साथ बताइए। हाँ, ये बोल रहे तो इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, मतलब इसका जो स्थायित्व होते हैं वो रूम टेम्परेचर में स्टेबिलिटी ज्यादा होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर में रहेगा, इसका कोई मतलब विनाश नहीं होगा। इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। लेकिन रूम टेम्परेचर किसको बोलते हैं, जानते हो ना, 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, है ना। अब जो है इसका, ये जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, हाँ ये भी स्टेबल होते हैं। कब, इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई हो तब स्टेबल होगा, ये बात हुआ। दूसरी बात, इसमें अगर मैं देखता हूं, इसका अगर और मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, कि ये जो अल्फा, दोनों सल्फर है, एक दूसरे से चेंज भी होते हैं, है ना, उसका इंटरचेंज भी होते हैं। तो पहले और कुछ बात कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबल होते हैं क्या इसमें, सॉल्युबल इन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में, इसमें सॉल्युबल होते हैं। ये भी सॉल्युबल होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में, है ना, इन CH2। ओके, ये जो है सॉल्युबल CH2 में हो। अब इसकी मैं अगर बात करता हूं, इनसॉल्युबल किसमें, सॉल्युबल मतलब मिल जाता है, इसमें घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड इस सॉल्वेंट में, ये जो रोहम्बिक सल्फर है ये घुल जाता है, और है ना, घुल जाता है। इनसॉल्युबल किसमें होता है, इनसॉल्युबल इन H2O, पानी में नहीं घुलता, पानी में ये सॉल्युबल नहीं होते। ये भी इनसॉल्युबल इन, ये भी इनसॉल्युबल इन H2O। इतनी बात समझ में आया, जल्दी इसको उतारो तो, ठीक है, जल्दी इसको उतारो, फिर मैं और कुछ पॉइंट है इसका, इसको जल्दी उतार लो कॉपी में। इसको उतारो जल्दी, इसको उतारो। अब देखो, बात बताइए सर। सर थोड़ा वेट, ठीक है। ये सब इस रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, याद रखोगे इसको, MPB, मोनोक्लिनिक, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है, संरचना। बोलो, शुरू से बोलो। देखो ये, अब और भी बहुत अच्छे अच्छे चीज आएंगे। ये तुम्हारा है एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर एग्जाम, इसमें एग्जाम में क्या ज्यादातर आता है, क्या जानते हो, कि इसका एक चीज में लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आने वाले अभी आ रहा हूं, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में अल्ट्रोपस ऑफ सल्फर का इसका हिंदी मतलब इसका एलोट्रोप्स का मतलब, जैसे हम पढ़े ना, कार्बन का पढ़े हैं, कार्बन का क्या होता है, एक होता है कार्बन का एक रूप, अलग अलग रूप होता है ना कार्बन का, जैसे ग्रेफाइट हम लोग पढ़े हैं, कार्बन का एक अलग रूप होता है डायमंड, सब कार्बन का ही रूप है। तो अलग अलग रूप है सल्फर का, सल्फर कभी इस तरह का इस रूप में रहता है, एक रूप है जिसका नाम बोलते हैं रोहम्बिक सल्फर, एक रूप है जिसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर,
और एक सल्फर का रूप है जो प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं, मतलब अलग अलग बहुरूपी तरह है, मतलब अलग अलग रूप में वो रहता है, यही एलोट्रॉप्स है। ठीक है, अब देखो ऊपर से मिटा रहा हूं। अब क्या है, इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं MP, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है तुम्हारा लगभग 385.5 केल्विन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है तुम्हारा 393 केल्विन। ठीक, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट हुआ। दूसरी बात है इसमें, और हम लोग अगर बात करते हैं इसका फॉर्म जो है, ये भी होता है S8, सॉरी S8 फॉर्म। सल्फर का ये फॉर्म होता है, सल्फर होता है S, ये होता है इसका मॉलिक्यूल होता है S8, इसका भी मॉलिक्यूल होता है S8, दोनों S8 में रहता है, ये सल्फर फॉर्म है। हम लोग बोले ना जैसे N2 H2, तो ये S8 में भी रहता है दोनों, और मोनोक्लिनिक भी, ऑर्थोरोम्बिक भी और मोनोक्लिनिक दोनों। ठीक है, अब देखो दोनों S8 हुआ। और क्या बात है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो हम बताने वाले हैं। अब देखो इसमें, अब मैं लिख रहा हूं यहां, देखो मैंने यहां था रोम्बिक लिखे थे ना, रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर जो है ये इसी से क्वेश्चन आता है, ये वाला पॉइंट को याद दो, ये वाला रोम्बिक सल्फर, उसको अगर मैं ज्यादा हिट कर दूं, कितना हिट, अबव एंड अबव, अबव को यहां ग्रेटर देन लिख सकते हो, कितना, ग्रेटर देन 369 केल्विन। इससे ऊपर अगर हिट कर देंगे अबव 369, इस ऊपर अगर हिट करेंगे तो रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में बदल जाता है। आई बात समझ में, ये मोनोक्लिनिक में बदल गया, तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर में चला गया, सल्फर लिख लोगे सल्फर, तो मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल गया। अब दूसरी बात है, अगर मैं इसी को, अगर इसको कम कर दूं हीट, तो ये दोबारा, मतलब अगर कर दे लेस देन, ऐसे कर दो 360 ग्रेटर दे तो लेस देन 369, यानी इससे कम कर देंगे, है ना, लेस देन 360, अच्छा ऐसे करो, लेस देन 369, इससे अगर कम कर देंगे केल्विन, है ना, यानी कम कर देंगे, अगर ठंडा करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, फिर रोम्बिक सल्फर में ग्रेटर देन 369 और लेस देन 369, यानी 369 से ऊपर करेंगे तो मोनोक्लिनिक बदल जाएगा, अगर 369 से कम कर देंगे तो मोनोक्लिनिक दोबारा रोम्बिक सल्फर में बदल जाएगा। यानी मैं एक बोल सकता हूं, एक चीज मैं यहां बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि ये रोम्बिक सल्फर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसी को याद रखना, बाकी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच में अगर मैं सिर्फ 369 रखूं केल्विन, मैंने ऊपर नहीं किया नीचे नहीं, इतना रखा, तो ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, यानी इस टेम्परेचर में एक दूसरे में एक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब ये अगर इसमें बदल रहा है फिर ये बनेगा, ये फिर इसमें टूट के ये बनेगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो ये आपस में इंटरचेंज होते रहेगा ये टेम्परेचर में। लेकिन उससे ऊपर कर देंगे तो ये इधर बदल जाएगा, अगर इस टेम्परेचर से नीचे कर देंगे तो फिर ये इधर बदल जाएगा। ऐसी टेम्परेचर में दोनों में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। तो कभी कभी पूछ दिया कि ये दोनों सल्फर किस टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम में रहता है, तो बोलेंगे 369। याद कैसे रखेंगे, 3 का देखो यहां पर 6 या 3 को जोड़ दो 9, 3 की करके बढ़ाओ, 3 से और 3 बढ़ा दो 6 से और 3 बढ़ा दो 9। तो ये टेम्परेचर को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी टेम्परेचर में ये दोनों इक्विलिब्रियम होता है, और इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी 369 केल्विन को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, याद रखना इसको। हाँ, तो अब कभी बोलते, यानी इस टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम भी होता है
इस टेम्परेचर में एक दूसरे में बदलता भी है, और इसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक, एक सल्फर दूसरे में बदलता है और दोनों ही S8 में होता है। ये सब भूल जाओ, ये सब का कोई जरूरत नहीं पड़ता है याद रखने का, मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन बस इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को मैंने थोड़ा दे दिया। ओके, ठीक। यानी अगर कभी पूछा कि मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे रोहम्बिक सल्फर को अगर 369 से ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो मोनोक्लिनिक में बदल जाएगा। ठीक है ना। अगर फिर बोलेंगे रोहम्बिक सल्फर को कैसे बनाएंगे, तो फिर इधर करेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर को अगर ठंडा कर देंगे, 369 से कम करेंगे, तो फिर ये रोहम्बिक में बदल जाएगा। ऐसे भी इसको बनाते हैं हम लोग, मतलब मेनली सल्फर से बनाते हैं। ठीक है, इसको जल्दी उतारो तो। उतार लिए सर। हाँ ठीक है, उतारो। और एक सल्फर तुम्हारा इधर ही, तो ये तो हो गया। ओके, आप प्लास्टिक सल्फर के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। अब देखो प्लास्टिक सल्फर के बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। ये प्लास्टिक सल्फर एक्चुअली होता है, पहले उतारो तो, उतारा गया तो बोलोगे, पहले उतार लो पहले, इसके बाद बताओगे। उतारा गया। उतारा गया, बताओ जल्दी जल्दी। इस तो ये तो हो गया, इन लोग बोलेगा नहीं। अब देखो यहां पर मैं एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, कोल्ड वाटर रखे, क्या कोल्ड वाटर यानी H2 इसमें रखा हुआ है। अब ये अगर अगर सल्फर को मैंने बॉइलिंग सल्फर यानी सल्फर को मैंने मेल्ट किया, हीट करके गर्म किए और बॉयल हो रहा है, उस सल्फर को तुरंत अगर ठंडा पानी में मिला देते हैं, डुबा देते हैं, तो बॉइलिंग सल्फर को अगर कोल्ड वाटर में डुबाएंगे तो डुबाने के साथ साथ तुरंत क्या होगा, ये प्लास्टिक सल्फर में बदल जाता है। ये प्लास्टिक सल्फर में, ये कैसे होता है, ये एक्चुअली ये सल्फर जिग जैग मोशन में होता है। ऐसे ऐसे चलते जाता है, तो जिग जैग फॉर्म बनाता है, जिग जैग, जिग जैग जानते हैं ना, तो जिग जैग, तो जिग जैग फॉर्म में ये मतलब इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सल्फर का, तो इसको हम लोग जिग जैग बोलते हैं। तो ये कौन सा सल्फर है, प्लास्टिक। प्लास्टिक सल्फर के बारे में उतना जानना नहीं है, सिर्फ इतना रखना है कि बॉइलिंग सल्फर को हम अगर ठंडा पानी में मिला देंगे तो वो प्लास्टिक सल्फर में बदल जाएगा। ओके चलो, अब हम लोग इसको भी मिटाते हैं। अब दूसरा, अब दो बात है, अब मोनोक्लिनिक सल्फर और ये सल्फर को हम लोग बोलते हैं, देख लेते हैं कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर में एक दूसरे में बदलता है, वो भी हम लोग देख लिए। स्ट्रक्चर देखते हैं, अब दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो स्ट्रक्चर में संरचना, अगर स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो दो सल्फर का स्ट्रक्चर देखो, मैंने बोला ना कि मोनोक्लिनिक दोनों का S8 होता है, तो स्ट्रक्चर में देखेंगे इन लोग ज्यादातर क्या होता है, S8 होता है, सॉरी S8 या तो S6 होता है, अब कभी कभी S2 मिलेगा, S2 भी मिलता है। S2 कम मिलता है जब कोई भी सल्फर को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, ऑलमोस्ट 1000 केल्विन अगर हीट कर देंगे सल्फर को तो वो S2 में बन जाएगा। तो सल्फर का ये एलोट्रॉप है, S8, S6, S2। S8 दोनों होता है, मोनोक्लिनिक भी होता है और रोहम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक रोहम्बिक दोनों S8 होता है। S6 अलग सल्फर हो गया, साइक्लो सल्फर बोलते हैं इसको, साइक्लो। और S2 होता है डाई, जैसे O2 होता है O2, तो ये S2 है ना, डाइमर फॉर्म। ये एक बात याद रखो, ये होता है पैरामैग्नेटिक, ये बात को याद रखना, ये सल्फर का फॉर्म होता है पैरामैग्नेटिक। मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन के समय में O2 पैरामैग्नेटिक होता है,
तो O2 पैरामैग्नेटिक है, H2 भी पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मींस ये मैग्नेटिक फील्ड के, अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचा जाएगा, अट्रैक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। क्योंकि इसके पास क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड मतलब अजुग्म इलेक्ट्रॉन होता है, जुग्म नहीं, अजुग्म इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने वो ऑक्सीजन वाला दिखाया था डायग्राम बना के, MOT, तो उसी तरह से इसका भी होता है। तो याद रख लो अभी पैरामैग्नेटिक है। क्यों होता है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसका पास एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अजुग्म इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए पैरामैग्नेटिक है। अब ये दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, ऊपर को मिटाते हैं। देखो जो S8 है, S8 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो 8 पहले लिखा जा रहा है, S8 इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह का कुछ। ये होता है S8 का स्ट्रक्चर, सल्फर सल्फर सल्फर, देखो S8 है, गिनो 8। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर या क्राउन, क्राउन लाइक, क्राउन समझना ना, ताज, जैसे मिस इंडिया होते हैं, मिस यूनिवर्स होते हैं, तो उसके सर पे जो ताज पहना जाता है दैट इज कॉल्ड, देखो ताज की तरह टोपी, जो राजा के, किंग के सर पे रहता था या प्रिंसेस के, सो क्राउन है ना। तो इसी को क्राउन स्ट्रक्चर या पकड़, पकड़ बोलते या तो क्राउन, क्राउन स्ट्रक्चर है S8 का है। अब देखो दूसरा और एक चीज बता रहे हैं, और एक होता है अगर 6 की बात करता हूं, S6। सर हिंदी के साथ बताइए। अरे हिंदी तो इसका क्राउन ताज बोल रहे, तो फिर इसका हिंदी और क्या बोलेंगे, इसका नाम है पकड़ स्ट्रक्चर, तो इसका हिंदी हम कहां खोजेंगे बाबू, क्राउन तो बोल रहे ना, ताज। अब देखो S6 का कैसे स्ट्रक्चर होगा, संरचना, S6 का होता है चेयर की तरह। अब चेयर का भी हिंदी मत पूछो, देखो ये चेयर की तरह, तो ये चेयर फॉर्म होता है। तो S6 का कभी पूछा तो कैसा होगा, चेयर, और S8 का क्या होगा, क्राउन या तो पकड़, क्राउन, क्राउन को हिंदी में ताज, ओके, चेयर तो चेयर ही होता है, और S2 तो डायमर होता है, ओके। तो इतना इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग का हो गया एलोट्रोप्स का। अब एलोट्रोप्स खत्म होता है, अब सल्फर का कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी इसको लिख लो, तो सल्फर का कुछ रिएक्शन देखते हैं। हो गया, अब स्ट्रक्चर, अब हम लोग आते हैं कुछ रिएक्शंस, है ना, केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फर, केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, क्या क्या सल्फर अभिक्रिया करता है। तो सल्फर तो एस इस तरह लिख दिए, ठोस में होता है सॉलिड, यहाँ एस मतलब ये मतलब सॉलिड है, ठोस में है। ये सल्फर को हम में अलग अलग चीजों में रिएक्शन कराते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। देख लेते हैं अलग अलग क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अगर मैंने पहले, सबसे पहले ये लिखता हूं, इसको लिखा, इसको मिटा देंगे, पहले इसको लिखो, ठीक है। अगर मैं NaOH देता हूं, बेस, नॉन मेटल है,
बेस के साथ तो बहुत कम रिएक्शन करता है, फिर भी ये सल्फर करता है और बनाता है Na2S प्लस Na2S2O3, है ना। ये दो चीज बनता है और तुम्हारा इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। याद रखो, अभी मतलब कैसे रिएक्शन हुआ ये तो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। तो बेस के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो Na2S Na2S2O3, ठीक है। अब दूसरा, इसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन हमने बताया था, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन किसको बोलते हैं पहले बताया था। ये सल्फर है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, ये -6 और यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 अगर, तो फिर यहाँ पर 6 है, +6 होना चाहिए, +6 से घटेगा यानी +3 पे है। यहाँ देखो, यहाँ +3 +4 Na2S2O3 तो +4 में है या 3 में है, नीचे है -6 प्लस, ना +4 में है तब ना होगा, ठीक +4 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ +2 +6, हाँ तो +4 हो गया। तो यहाँ 0 से -2 +4 माने 0 से ये मायने कम भी हो रहा है, 0 से घट भी रहा है और 0 से बढ़ भी रहा है। तो इस तरह रिएक्शन को बोले थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हमने पहले भी बताया था ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये सोडियम थाइसल्फाइड। ओके, अब दूसरा है अगर बेस हुआ क्षार के साथ, अब एसिड के साथ करेंगे H2SO4, तो ये बनाएगा SO2 और बनाएगा H2O। ये रिएक्शन को याद नहीं रखना है, क्योंकि तुम्हारे लेवल में ये रिएक्शन पूछा नहीं जाता है, तुम्हारा इंटर में ये रिएक्शन नहीं पूछाएगा। जब कोई नीट का तैयारी करता है तो वो रिएक्शन को पूछा जाता है, ये रिएक्शन पूछता है। सल्फर को अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO2 बनेगा H2O। SO2 क्या है? गैस है, H2O लिक्विड। अगर मैं सल्फर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं, HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना, एक होता है तनु और एक सांद्र, यानी सांद्र नाइट्रिक एसिड, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हम पहले भी बताए थे। यहां बनेगा तुम्हारा, पहले तो एक बात है कि H2SO4 बनेगा, H2SO4, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा तुम्हारा नाइट्रिक एसिड है तो NO2 और क्या बनेगा H2, ये बनता है। तो ये हो गया इसका रिएक्शन, है ना। तो यहां में ये रिएक्शन तो मैंने पहले ही बताया था कि नॉन मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड, देखो जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पढ़ाया था तब बताया था कि सल्फर के साथ जब भी नॉन मेटल के साथ अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या होगा, उस नॉन मेटल का मैक्सिमम एसिड बनेगा इक एसिड। तो देखो सल्फ्यूरिक, तो इक एसिड बना, बोले थे याद करो, नॉन मेटल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो इक एसिड बनेगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड। और NO2 बनता है हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ NO2, और H2O तो बनता ही है। तो हो गया इसका। और अभी बोलो, मिटाइएगा नहीं हम, ना ये नहीं मिटाएंगे, शुरू से बताइए ना, जो NaOH के साथ अभिक्रिया किए ना, हाँ HNO3 के, हाँ हाँ सबसे ऊपर में NaOH के साथ अभिक्रिया किए ना, जी जी, Na2 और सल्फर पर -2 कहाँ से आया, कैसे आया? देखो Na2 माइनस, देखो Na2 जो है ये सोडियम क्या होता है, प्लस होता है ना, सोडियम का +1 होता है जी सर। हाँ, तो 2 सोडियम के लिए कितना होगा टोटल, +2, हाँ तब इसके लिए -2 होगा तब ना 0 होगा। हाँ समझ गया। और जो 4 हुआ है +4, जो H2 पर वहाँ 4 है, देखो ये भी, ये देखो इसको देखो, Na2H2O3, देखो अब ऑक्सीजन के कितना होता है, -2 होता है। हाँ सर, तो -2 तो टोटल कितना होगा, 3 के लिए 6, हाँ तो -6। अब 2 सोडियम के लिए क्या होगा, +1 के लिए +2, हाँ अब इसको कितना होना चाहिए, +4 तब ना 0 होगा, हाँ जी सर, +4 +2 अब -6, ठीक है। यस सर समझ में आ गया। अब दूसरा बताइए H2SO4। हाँ ये वाला हम बताए थे कि जब भी नॉन मेटल, सल्फर एक नॉन मेटल है और धातु है, और धातु के साथ अगर सांद्र नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा ये नाइट्रिक इक एसिड के साथ ये इक बनेगा, तो सल्फर है तो सल्फ्यूरिक बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये फास्फोरस होता तो फास्फोरिक एसिड होता। हाँ, ये मैंने पहले बताया था, ठीक है, इसको मैंने पहले क्लास में बता दिए थे। तो ये NO2 बनता है नाइट्रिक एसिड के साथ हमेशा
ना NO2 बनेगा, Na2। जब कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र नाइट्रिक एसिड तो NO2 गैस बनता है, तो ये भी याद रखना। दोनों सल्फर का दोनों जोड़ के लेकिन ये दो अब नेक्स्ट, सल्फर अगर मैं का जाए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता तो सल्फर का अच्छा देखो, RK प्लस टू हाई स्कूल लेस्लीगंज, थोड़ा सा आवाज कम कीजिएगा, बंद कर दीजिए। O2 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनेगा, मैंने सल्फर को अगर जलाऊंगा, बर्न करूंगा, बर्निंग ऑफ सल्फर, तो इसमें बनेगा SO2 बनता है, ये भी गैस बनता है, और SO3 भी बनता है, दोनों गैस बनता है, लेकिन ये बहुत कम बनता है, 5 to 8% SO3 बनता है, ये याद रखोगे। दोनों बनता है, सल्फर को अगर जलाएंगे ऑक्सीजन में तो SO2 बनेगा और SO3 भी बनेगा, लेकिन SO3 बहुत कम बनता है, तो इसलिए हम लोग SO2 को ही मानते ज्यादातर। ठीक है, तो ये रिएक्शन को याद रहेगा। ये रिएक्शन को तुम्हें याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ये तीनों को कम से कम रखना। ठीक, जल्दी उतारो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा टॉपिक। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम लोग दूसरा टॉपिक में आएंगे। अब पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है SO2। तुम्हारा इसको पढ़ना है, तुम्हारा सिलेबस में सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में नहीं है, SO3 के बारे में नहीं है, SO2 के बारे में है, तो SO2 ही पढ़ेंगे हम लोग। इसको मिटा दे, देखो पहले सल्फर डाइऑक्साइड क्या है वो देख लेते हैं, तो इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। मतलब कैसे देखने में है ना, उसका कैसा रंग रूप है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब SO2 जो है ये क्या होता है, कौन सा किस तरह का गैस है, ये कलरलेस गैस है ना, इट इज ए कलरलेस गैस। इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन है, कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल, विथ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल मीन्स, पंजेंट स्मेल क्या होता है, जो मतलब कोरोसिव होते हैं, जिसको हम लोग सफोकेटिंग फील करता हूं। सफोकेटिंग मीन्स मतलब जिसको मतलब ये अगर स्मेल आएगा ना तो हम लोग उसको सांस नहीं ले पाते, है ना, बड़ी कोरोसिव मतलब हार्मफुल है, और इसको सांस नहीं लेते, पूरा झांझ लगता है ना। तो ये इसको बोलते हैं पंजेंट, मतलब इसको हम लोग अगर कई जगह में SO2 निकाल रहा है तो उसमें हम लोग उसका सांस उस जगह में नहीं ले पाते हैं, बड़ी मतलब कष्ट होता है, तो इसी को पंजेंट स्मेल बोलते हैं, सफोकेटिंग फील होता है। ये हुआ। दूसरा है, ये पानी में जैसे मिला दो तो ये हाईली सोल्यूबल है, पानी में आसानी से घुल जाता है, हाईली सोल्यूबल। किसमें, इन वाटर, पानी में आसानी से घुल जाता है, यानी पानी में मिला दो ये मिल जाएगा। ओके, तीसरी बात है, अब मैं इसका अगर बात करता हूं, ये आसानी से लिक्विड में बदल जाता है, इट इज इजीली लिक्विफाइड। लिक्विफाइड हो जाए, देखो आसानी से इसको, गैस है ना, गैस को मैं लिक्विड में बदल सकता हूं, इट इजीली लिक्विफाइड, है ना, एट रूम टेम्परेचर, घर के टेम्परेचर में ही लिक्विड में बदल जाता है, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर अंडर 2 atm प्रेशर। ज्यादा प्रेशर नहीं लगता है, हमारा यहाँ कितने प्रेशर है 1 atm, तो उसका 2 गुना प्रेशर दे दो, और एक घर के टेम्परेचर में इसको मतलब जो हमारा अभी प्रेशर हमारे ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो 1 atm,
ऑन एटीएम है, हम लोग जो रहते हैं वो ऑन एटीएम में है ना। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल का जो दाब है, तो ये उसका द्विगुना अगर कर देंगे प्रेशर तो ये गैस आराम से लिक्विड में बदल जाता है, तो ये आसानी से लिक्विड होता है। और क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करते तो कम होगा ना, बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो अराउंड कितना होता है, लगभग -10 डिग्री, मतलब समझ रहे हो 10 डिग्री सेल्सियस, माने इसको माइनस में ही बॉयल करेगा, माइनस में ही, जीरो से भी नीचे माइनस में बॉयल कर जाएगा, यानी -10 डिग्री, या बोल सकते हैं 263 केल्विन, दोनों सेम बात है, यही सेम चीज है, इसमें बॉयल करता है, देन बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, लो बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सल्फर का फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, अब प्रिपरेशन करेंगे, सल्फर का प्रिपरेशन, इसको उतारो। प्रिपरेशन, अब इसको कैसे बनाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस पर होगा। हाँ ये बॉइलिंग पॉइंट, इसको सोचो, माने जीरो भी नहीं जाना है, माइनस में ही बॉयल करता है, -10 डिग्री पर माइनस हो गया तो वो जम न जाएगा, वो ठोस न हो जाएगा। हाँ तो माइनस में ही तो बॉयल, यही ना होता है, बहुत सारा गैस ऐसा है जो 0 डिग्री में भी बॉयल करता है, 0 से कम में भी बॉयल करता है, यानी उसको बर्फ, माने उसका अगर सॉलिड बनाना है तो और नीचे ले जाना होगा, समझ में आ रही बात। हाँ यस सर। तो अब देखो प्रिपरेशन है, अब इसको बनाया कैसे जाता है, SO2 को, SO2 को कैसे कैसे बनाएंगे, तो हम लोग 3 अलग अलग मेथड देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं इस हमारा नेचर में ये कैसे बनता है, हमारा इस प्रकृति में अपने आप कैसे बनता है, तो नेचर में कैसे बनेगा उसको पहले देख लेते हैं, इसको लिखो तो, नेचर में कैसे बनता है, बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, यानी इसको पहले जलाओ, नंबर 1 यहां नेचर में, नंबर 1 करो, तो बर्निंग ऑफ सल्फर करेंगे, सल्फर को जलाओ, बर्निंग ऑफ सल्फर इन क्या, एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन, एयर मतलब जलाने के लिए एयर चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, तो जब सल्फर को जलाएंगे तो SO2 बनेगा, तो यानी ये सल्फर है, ये ठोस होता है, मैंने जब इसको जलाएंगे मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने हीट किया, जलाया, तो ये बनाएगा SO2 गैस बनेगा। और मैंने बताया था ना SO3 भी बनता है, जब ऑक्सीजन के साथ SO3 भी बनता है, लेकिन ये बहुत कम बनता है ना, 5 to 8%, ये भी गैस, दोनों गैस बनता है, ये भी गैस। तो ये हो गया नेचर में, हमारे प्रकृति में कभी भी सल्फर अगर जल गया तो ये बना लेगा, लेकिन हम अगर हम खुद बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, अब उसको देखते हैं। अब दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम लैब में बनाना चाहे तो इन लैब मतलब लेबोरेटरी, हाँ लेबोरेटरी में, तो अगर प्रयोगशाला में बनाना चाहेंगे, प्रयोगशाला में तो क्या करेंगे, SO3 आवाज ई कर दो, तो क्या नहीं समझ में आया, क्या बोलो, थोड़ा आवाज कम आ रहा है, थोड़ा सा नजदीक में आओ, थोड़ा आवाज कम आ, बहुत कम, बोलो बोलो बोलो, चलो इन लैब में कैसे बनाएंगे, तो कोई भी सल्फाइड ले लो, सल्फाइड ले लेंगे, SO3 2- होता है, अब सोडियम सल्फाइड हो सकता है, पोटेशियम सल्फाइड होता है, तो इस सल्फाइड को ले लेंगे, अगर मैंने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे H2SO4 है ना, तो सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब बोलो, डाइल्यूट मतलब होता है तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे क्या बन जाता है, SO3 SO4 में बदल जाता है 2-, और तुम्हारा हो जाएगा यहां पर बन जाएगा तुम्हारा SO4- हो गया, और बनेगा SO2 और बनेगा H2, ये बन जाता है। तो ये याद रखना है सल्फर के। आप बोलोगे सर इसका कैसे हुआ, देखो या एसिड की जगह यहां लिख दो H+, यहां पर लिख दो H+,
यहाँ लिख दो H+। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमको देखना है कि कितना लगाना पड़ेगा। तो देखो शायद लगेगा यहाँ पर, वहां 2 सल्फर है ना, यहाँ 2 लगा दो, तो 2 सल्फर हो गया, यहाँ 1 सल्फर, यहाँ 1 सल्फर 2 हो गया। यहाँ कितना ऑक्सीजन हुआ? 6 ऑक्सीजन। इधर कितना है? 4 2 इधर भी है, तो और चाहिए हमको। यानी यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 4 हाइड्रोजन लिख दूं, तो 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 2 है। अच्छा 2 हाइड्रोजन करो तो मैच हो रहा है, देखो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो रहा है ना, ये इसमें तो फिर 7 ऑक्सीजन हो जा रहा है। 1 मिनट देखो तो इसको, इसमें बैलेंस तो देखना पड़ेगा, बैलेंस इसमें। अच्छा इसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं मेटल के फॉर्म में, तो Na2SO3 होगा, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। इसमें अब बैलेंस करना होगा, अब देखना बहुत बैलेंस में बहुत माथा पेची है। अब Na2SO3, अब यहाँ पर हम लिखेंगे H2SO4, बैलेंस नहीं करना है, छोड़ दो। बैलेंस तो तुम्हें करना नहीं है, बैलेंस कभी नहीं करना है, जब बैलेंस का कहेगा बैलेंस करने के लिए तो बैलेंस करेंगे, नहीं तो इसी में बहुत समय चल जाएगा ना। तो अब इसको कर लेते हैं, ये बन जाएगा। तो फिर क्या, देखो SO4 है, SO3 है, अब हमारा क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है, अब बनेगा क्या, SO2 गैस बन गया, पहली बात। फिर दूसरा H2 बनता है, और तीसरा बनेगा हमेशा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। देखो ये सोडियम ले लो, अरे SO4 ले लो, Na2SO4, और बचेगा SO3 से बनेगा SO2, और यहाँ एसिड है इसलिए बनेगा H। इतना याद रख लो, हो ये लैब में हुआ। अब तीसरा मेथड आते हैं, हमारा प्रकृति में हो गया, हमारा प्रयोगशाला में हुआ, अब हम बनाएंगे कहां, थर्ड, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कैसे बनाएंगे, है ना, इंडस्ट्री में कैसे बनाएंगे, तो इंडस्ट्री में कैसे बनता है, देखो इंडस्ट्री में कोई भी सल्फाइड ले लो, मेटल सल्फाइड Fe2, फेरस सल्फाइड है, इसको ले लिया, ये होता है ठोस। अब इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा, जैसे मेटल सल्फाइड को मैं तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ जलाऊंगा, तो ऑक्सीजन के साथ जलाने तो हम लोग जब बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाना पड़ता है, तो फेरस सल्फाइड लिया जाता है, ऑक्सीजन से उसको जलाया जाएंगे, जला देंगे, जलाने के बाद यहाँ तुम्हारा बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा Fe2O। सर बोलो क्या लिखे सर नीचे H2SO4 के बाद, Na2SO4, नहीं नहीं इधर ये ठोस है, सॉलिड, एस मतलब सॉलिड, यानी ये ठोस में होता है, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड ठोस होता है, ये गैस होता है ना, ये भी ठोस होता है, ये गैस हुआ SO2, ये गैस निकल गया, है ना। तो ये जो बनाया, ये भी तुम्हारा, ये जो फेरस सल्फाइड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो ये फेरस सल्फाइड है, ये यहाँ पर सबसे, बोलो इंडस्ट्री का हिंदी क्या होगा, इंडस्ट्री में शिल्प कारखाना में, जो इंडस्ट्री कारखाना होता है पूरा, जैसे जहां बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाया जाता है कारखाना में, तो वो इंडस्ट्री बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियल। यहाँ पर बहुत सारा शिल्प कारखाना, इंडस्ट्री बहुत सारा है, यहाँ अलग अलग चीजों को बनाया जाता है, कहीं एसिड बनाया जाता है, और जैसे कपड़ा बनाने का इंडस्ट्री, जहाँ बहुत सारा कपड़ा बनता है। समझ गए, दूसरा में है ना इन लैब, लैब मतलब लैब लैब में जो H2SO4 के पास फिर पोस्ट में लिखे है वो क्या है, ये है डाइल्यूट मतलब तनु डाइल्यूट, इसको शॉर्ट में DIL, इसको तनु बोलते हैं, तनु हाँ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ तनु, यह सब समझ गए। अब ये है मेटल सल्फाइड, ऑक्सीजन है, इससे बन गया Fe2O3SO2, यहाँ भी देखो, यानी SO3 को SO2 बन गया गैस। तो SO2 को हमने कितने विधि से बनाया, 3 अलग अलग मेथड से बनाया, एक नेचर में बनाया, एक अपना प्रयोगशाला में लैब में बनाया, और तीसरा हमने एक इंडस्ट्री में बनाया, है ना। तो 3 तरह से हम लोग बनाए। और एक चीज मैं बताता हूं, एक मैं अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर कभी SO4 फेरस सल्फेट
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट 7H2O होता है, तो इसको छोड़ दो, तो फेरस सल्फेट है, तो इसको अगर हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे ना, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या है मत पूछो, रोस्टिंग मतलब होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में, 12 में है रोस्टिंग के बारे में। तो रोस्टिंग मतलब कोई सल्फाइड होता है, सल्फाइड का ओर बोलते हैं, ये ओर है, ORE, ओर मतलब होता है ओएस्क बोलते हैं हिंदी में शायद। तो ओर जो होता है सल्फर का ओर है, तो इस सल्फर का अगर ओर हुआ तो उस प्रोसेस से अगर हीट करेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, इस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। हम अलग से बताएंगे, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन, बहुत आता है एग्जाम में, वो बताएंगे दूसरे टॉपिक में है, तो अभी लिख के रखो रोस्टिंग, ठीक है। हाँ, एक चीज यहां पर याद रखो, यह आयरन +2 में है, आयरन फेरस है तो +2, तो सल्फर 2 है, तो ये टोटल -2 होगा, तो एक सल्फर के लिए कितना होगा -1, तो यहां पर सल्फर -1 में, जबकि सल्फर का -1 बहुत कम नहीं होता है, हमेशा -2 होता है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर सल्फर -1 है। ये जब नीट वगैरह जो एग्जाम देता है ना, नीट का एग्जाम देता है, उन लोगों को ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तुम्हारा तो पूछेगा नहीं, फिर भी मैंने बता दिया यहाँ सल्फर -1 में होता है। अब इस चीज को हीट करो, ठीक है, फेरस सल्फेट है, इसको अगर हीट करेंगे तो ये बनाएगा SO2, बनाएगा SO3, बनाएगा Fe2O3। ये देखो 3 चीज बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10 में था। फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, SO2 बनेगा, SO3 बनेगा, Fe2O3 बनेगा। देखो बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया, Fe2O3। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, तो यहां से भी सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो ये एक मेथड हुआ, इससे भी हम बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रिपरेशन हुआ, कैसे बनाएंगे, है ना। हाँ, इसको एक चीज नाम है, इसका एक नाम है फुल्स गोल्ड बोलते हैं, फुल्स गोल्ड, FOOLS, फुल्स गोल्ड बोलते हैं, यानी सोने के तरह देखने में होता है ये फुल्स, FOOLS, फुल्स गोल्ड, सोने के तरह रंग है इसका, फुल्स गोल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बनाने का नियम। अब होता है थोड़ा सा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, हम लोग का खत्म हो जाएगा तब, ओके, अब 10 मिनट पढ़ लेंगे तो खत्म है। अब हमारा यहां आ जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं एक शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, एक चार्ट बना देता हूं, उस चार्ट को पढ़ के जाना है, जल्दी लिखा गया। अब यहां केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे ना, ओके, इसको मिटा देते हैं, इस लिखो फुल्स गोल्ड लिखो, ये और बोलते हैं ओएस्क, इस प्रोसेस को बोलते हैं रास्टिंग, इस रास्टिंग से SO2 बनता है, और ये SO4 को अगर फेरस सल्फेट हीट करेंगे, SO2 SO3 एंड Fe2O3। अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस में देखो, पहली बात कि हमारा किसको रिएक्शन करा रहा हूं, SO2 का ना, ये गैस है, इसका रिएक्शन करा रहा हूं मैं, उसी तरह से बनाऊंगा जैसे चार्ट पहले बनाया, तो इससे क्या होगा, एक ही जगह में रहेगा ना, तो हमको आसानी से एक ही झलक में सब दिखेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, SO2 को अगर पानी में मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, पानी में H2O, तो क्या बनेगा भाई, H2SO3, ये क्या है, एसिड बन जाता है, एक्वास। ये क्या है, AQ मतलब एक्वास, एक्वास मतलब होता है पानी में, पानी का घोल, यानी ये पानी में मिल चुका है, जब पानी में मिलेगा तो उसको बोलते हैं एक्वास, AQ। तो ये सल्फ्यूरस एसिड SO2 H2, देखो जोड़ो, H2 S, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन SO3, तो एसिड बनाता है सल्फ्यूरस एसिड SO2 से, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्शन, बेस के साथ कराऊंगा NaOH, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर हमारा बन जाता है सोडियम सल्फाइड, Na2SO3, ये बन गया। और साथ साथ क्या बनेगा, हमारा OH है ना, H है तो हमेशा
एक H2O बना दो, H2 बनेगा, ठीक है। अगर अगर इसमें मैं और थोड़ा सा डाल दूं, क्या डाल दूं, SO2 और ज्यादा अमाउंट में, फिर SO2 इसी घोल में डाल दिया तो फिर ये बन जाएगा NaHSO3, 2 लगा दो, हो गया काम। 2 सोडियम, ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बस अब थोड़ा 10 मिनट वेट कर लो, 10-5 मिनट खत्म हो जाएगा। ये तो बेस के साथ हो गया, ये सोडियम सल्फाइड है ना, अब ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बेस हुआ। अब हमारा क्या है, याद एक चीज रखोगे, ये किसके जानते हो, SO2 ऑलमोस्ट सिमिलर टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के सिमिलर होता है लगभग। जैसे CO2 को पानी में मिलाओ, ये पानी में मिलाओ तो क्या बनेगा, देखो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CO2 को पानी में मिलाओ, देखो H2CO2 और O3। तो इसी तरह से यहां भी, तो ये ऑलमोस्ट SO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का चीज बनाता है CO2 की तरह, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। सर H2CO3 का नाम क्या है? इसको कार्बोनिक एसिड क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अब देखो इसको अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊं, Cl2 के साथ, तो ये बन जाएगा, सिर्फ जोड़ दो SO2 एंड Cl2, SO2 Cl2 जोड़ दो क्लोरीन गैस के साथ, इसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2। अगर मैं क्लोरीन के बाद अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ कराऊं, ऑक्सीजन मतलब O2 के साथ, तो अभी ऑक्सीजन के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वैनाडियम पेंटाऑक्साइड और SO2 प्लस O2, ये कैटलिस्ट है, एक कैटलिस्ट है, इसके उपस्थिति में अगर SO2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा SO3 गैस। याद रख रहे इसको, SO2 के साथ O2 अगर ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे इसके उपस्थिति में, V2O5 के उपस्थिति में, तो ये SO3 गैस बनाएगा। हुआ, इसको मिटा देते हैं और 1-2 रिएक्शन है उसको अलग से लिखेंगे, ठीक है। सर SO3 का नाम? सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें 3 ऑक्सीजन है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऊपर से हम फिर क्लियर करेंगे, इसको जल्दी उतारो। अब है 2 छोटे-छोटे रिएक्शन, यहां एक बात को लिखेंगे, moist SO2 act as a reducing agent। ये क्या है, ये moist मतलब जब SO2 के साथ पानी हो, moist SO2, मॉइस्चराइजर बोलते हैं ना, तो moist SO2 यानी पानी में जब SO2 है वो किस तरह काम करता है, किस तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब ये किसी का रिडक्शन करा देता है, यानी उसका अपचयन करा देता है, उपचयन नहीं, अपचयन करा देता है। तो अपचयन करा देता है कौन, SO2, SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, अपचयन करा देता है, यानी अपचयक, ये क्या है, एक अपचयक के रूप में काम करता है। इसको मिटा देते हैं,
मिटा देते हैं। एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है ना। देखो कैसे, मैंने अगर कहीं भी आयरन का सॉल्ट ले लो +3, आयरन का सॉल्ट +3 में है, अगर मैंने SO2 डाला, अब कौन सा SO2 बोले, मॉइस्ट मतलब पानी है, यानी वाटर डाला। अब क्या होता है, ये आयरन को बना देता है, +3 को +2 में बदल देता है, +3 को +2, यानी इसका क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। इसका +3 से घट गया ना, घटा मतलब रिडक्शन हुआ, रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं अपचयन। तो अपचयन हो गया, ये किसने किया, SO2 ने किया, SO2 ने किया, इसलिए इसको बोलते हैं अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब ये हो गया SO2, SO2 से यहां पर हमारा बन जाएगा, ये तो बना Fe2+, SO2 से बन जाएगा SO4+, SO4 बोलते हैं, SO4 2- और साथ साथ हमारा H+ बने जाएगा, है ना, H+। बैलेंस करना है तो कर लो, तो यहां पर 2 लगा दो, तो यहाँ 2 लगेगा, तो यहां भी 2 लगेगा, और यहाँ एक गैस है, एक गैस है, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर कुछ और कर दो, यहाँ पर 2 लगा दो, 2H2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, अब बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, वो थोड़ा सोच सोच के करना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है। ये हुआ, तो यहां देखो, इसको बोलते फेरिक, 3 है ना, 3, तो फेरिक, फेरिक नमक है, सॉल्ट। अब FeCl3 हो सकता है, जैसे FeCl3, तो फेरिक क्लोराइड, तो कुछ भी हो, फेरिक सल्फेट हो सकता है, फेरिक क्लोराइड, कुछ भी हो, इसलिए हमने फेरिक लिख दिया, और ये होता है फेरास। कम वाला को आस, ज्यादा वाला को इक, तो फेरास सॉल्ट है, तो फेरिक को फेरास में बदल दिया, कौन, SO2, यानी +3 को +2 में बदल दिया। और एक और रिएक्शन है इसका, अगर मैं KMnO4 लेता हूं, अगर MnO4 लेता हूं, है ना, जैसे MnO4, ये 2- है। हाँ, यहां से समझने वाली बात देखो, ये सल्फर कितना है, सल्फर है +4, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2, तो 2 ऑक्सीजन है, तो -2 × 2 मतलब -4, तो इसको +4 होना है, यानी सल्फर +4 है। यहां पर सल्फर देखो +6 होता है, तो +4 से +6, अपना क्या हुआ, अपना ऑक्सीडेशन हुआ, खुद का ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, उपचयन, खुद का उपचयन हुआ, तो दूसरा का क्या होगा, अपचयन होगा। ओके, तो ये हुआ, इसीलिए ये क्या एजेंट है, याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट, MnO4 है। यहां मैंगनीज +7 है, इसको जैसे हमने SO2 डाला, सर वहां पर +6 कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सल्फर के, देखो हाँ तुम लोग अभी ये नहीं सीखा 11 से, देखो देखो यहाँ SO4 2-, मैंने एस का निकालना है, एस को मान ली X, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4, -2, -2, हाँ बराबर कितना, टोटल इसका चार्ज कितना है, -2, तो ये -2 है ना चार्ज, इसलिए उसको देखना, ध्यान देना है। सर समझ गए। अब देखो, अब निकालो, X = 6 आ जाएगा, ये हुआ। अब ये वाला देखो, नीचे वाला, इसको मिटा देते हैं, ये हुआ। अब जैसे SO2 आया, अब इससे क्या हो जाता है, Mn, यहां पर Mn+2 में बदल जाता है, ठीक है, Mn+2 में बदल जाएगा, फिर तुम्हारा वही SO4 बनेगा, सेम बनेगा, सेम SO4 बनेगा 2- और H+ बनेगा। यहां जो जो चीज बना वहां, यहां बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, यहां +7 से +2 बना, यानी खुद का इसका क्या है, इसका हो गया रिडक्शन। रिडक्शन मतलब, रिडक्शन मतलब शायद हिंदी में इसको बोलते अपचयन। ये देखो हिंदी मैंने लिख दिया अपचयन, है ना, और यहां +4 था, तो यहां फिर अगेन +6 में गया, तो इसका हुआ उपचयन। अरे हम भी प्रैक्टिस करेंगे तो हिंदी लिख देंगे। चलो, ये हो गया उपचयन और अपचयन, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज था, है ना। अब स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका,
SO2 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे होगा, S डबल बॉन्ड O, एक तरफ सिंगल बॉन्ड O, इसके ऊपर प्लस, फिर दूसरा हो जाएगा इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस लिख दो, हाँ इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस, फिर ये हो जाएगा ऐसे कर दो, यहां पर माइनस कर दो, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो, इसको प्लस लगा दो। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, SO2 का। और इसका क्या कैसे है देखने में, देखो बेंड है, बेंड है ना, भी की तरह बेंड, तो बेंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब ये सब चीजें रेजोनेंस का है, वो अब उतना बताने का समय नहीं है। लास्ट एंड खत्म बात, अब यहां पर ये हो गया, अब खत्म करने जा रहा हूं। यूजेस, यूजेस लिखो जल्दी जल्दी। नंबर 1, अब यहां पर यूजेस को मैं यहां लिखा गया तो बोलोगे, मिटा देंगे, 2 पॉइंट है और 1 मिनट लगेगा, जस्ट 1 मिनट। देखो यूजेस में क्या है, SO2 को कैसे यूज करते हैं। SO2 इज यूज्ड नंबर 1 लिखो, इन किसमें यूज करते हैं, यूज्ड इन रिफाइनिंग, used in refining petroleum and sugar, petroleum and sugar, ठीक है। LEUM है ना, पेट्रोलियम एंड सुगर। दूसरा अब है क्या, ये इन ब्लीचिंग वूल ऑफ सिल्क, इन ब्लीचिंग, ये चीज को समझना था, कभी समझा देंगे ब्लीचिंग क्या होता है। इन ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, ओके। थर्ड यूज है एज एन एंटीक्लोड, एज एन एंटीक्लोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीक्लोड, एज एन एंटीक्लोड, है ना। और क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। और क्या होता है, लास्ट लिख लो, लास्ट है यूजेस का। और तीसरा का नहीं दिख रहा है, इन उसका स्पेलिंग बोलिए ना। ये लिखो, एज एन एंटीक्लोर, एंटीक्लोड, CHLOR, एंटीक्लोड। उसका फिर डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शन से रोकता है, डिस इन FECTANT, डिसइंफेक्टेंट। और लास्ट है लिक्विड, जो लिक्विड SO2 होता है, जो लिक्विड में होता है, SO2 गैस होता है, तो लिक्विड वाला क्या होता है, लिक्विड SO2 क्या होता है, इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, जैसे पानी होता है सॉल्वेंट, तो ये भी एक सॉल्वेंट के। चलो अब 2 चीज बताना है हमको, ठीक है, एक याद करा दोगे, एंटीक्लोर और ब्लीचिंग, एंटीक्लोर और ब्लीचिंग। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे दोनों के बारे में, एंटीक्लोर एंड ब्लीचिंग, ओके। चलो ये समाप्त हो गया और 1 क्लास लगेगा इसका, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, पार्ट ग्रुप 16, ठीक है। थैंक यू गुरुजी। जल्दी उतारो, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उतार लिए सर। चलो डिस्कनेक्ट कर लीजिए।